ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहां से हुई। ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई थी। हम वजह तो शायद ना जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वे 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 हिस्से में जो चीज एक परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई। आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले कुछ घंटे में हम जो दिखाने जा रहे हैं, उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस 2 घंटे की कहानी में अभी 1 मिनट 30 सेकंड ही बीते हैं, पर इतने में ही 3,80,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसी की मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि हम किस खिलाड़ी को टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा होती है, और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वे बराबर ही से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाले ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहां भी कुछ होगा वहां नई चीजें विकसित होगी ही, और जहां कुछ है ही नहीं, वहां क्या विकास हो सकता है। बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारामंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान करीब 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना, हीलियम, और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहां रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी, जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था, जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थी। हर जटिल चीज, हर वो भारी चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है, मसलन आयन या जीवन या ऐसी दूसरी चीजें, कार्बन से बनी थी, लेकिन वो असल में तारों में बनाई गई थी। हम भले ही अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने, पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री है। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा और ऑक्सीजन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे
जिनसे आयरन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसानों के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है, लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो, या शादी की अंगूठी के लिए सोने की, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ना हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहा, और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा तत्वों को एक दूसरे से मिलाना शुरू कर दिया। विस्फोट के साथ वो तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व, जिनमें से एक तांबा भी था। पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थी। सुपरनोवाओं की वजह से आज हम हैं, हमारे खून में लोहा है। उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवाओं के अवशेष मौजूद हैं जो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टार डस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रोंजेज। सुपरनोवा के बिना ब्रोंजेज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सिलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ ही था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी ये ही हुआ। हमारे पास जो चीजें होती है उससे ही यह तय होता है कि ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित होगा। हर सही चीज को बिल्कुल सही जगह पर लगाने में बहुत सारा वक्त लगता है। अगले 800 करोड़ साल में इतिहास के करीब आधे हिस्से में तत्व बनाने वाली फैक्ट्रीज लगातार अपना काम किए जा रही थी। तारों में विस्फोट हुआ और उन्होंने दोबारा जन्म लिया, और हर नई पीढ़ी के पास पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा भारी तत्व थे। फिर 460 करोड़ साल पहले इतनी सारी चीजें जमा हो गई थी कि आगे का काम शुरू किया जा सके। एक नए तारे का जन्म हुआ। ये था हमारा सूरज। ये इतना बड़ा था कि इसने पूरे सौर मंडल की करीब 99.9% गैस और धूल समेट ली। इसके बावजूद ग्रेविटी के लिए इतना सामान बचा था कि वो दूसरी चीजें बना सके, जैसे कि ग्रह। इस तारे से बना तीसरा ग्रह बनने वाला था हमारा घर। जब करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब तक तो तकरीबन 2/3 इतिहास खत्म हो चुका था। सूरज की पहली किरणें उस अनोखे ग्रह पर पड़ी जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में दिन खत्म हो जाता। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब यह बनी थी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले हुए लावा पर पड़ती थी। हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थी। पिघली चट्टानों में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। किसी को उन्हें सही क्रम में लाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ी और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गई और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक
कोर बना दिया। उस पिघलते हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया, एक सोर्स फील्ड के तौर पर। यह हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्दी ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत थी। 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर हिस्से को तो निगल लिया था, लेकिन पिघले हुए मलबे की फुहार अंतरिक्ष तक जा पहुंची। करीब 1 साल के अंदर ही ग्रेविटी ने इस पिघले हुए मलबे को जमा करके एक गोला बना दिया जो पृथ्वी के चक्कर काटने लगा, और वो उस वक्त से आज तक वहीं पर है। चांद का बनना पृथ्वी के इतिहास के लिए बेहद अहम था। सच तो यह है कि करीब 400 करोड़ साल पहले चांद के बनने से ही पृथ्वी के मौसम पर भी असर पड़ा। चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है। उसके ग्रेविटी का खिंचाव पृथ्वी को इधर उधर हिचकोले खाने से बचाता है। पृथ्वी को खतरनाक मौसम से सुरक्षित रखता है। जिस टक्कर से चांद बना, उस वजह से पृथ्वी एक और मुड़ गई और उससे पृथ्वी को जीने के लिए एक अहम चीज मिली, मौसम। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है, और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका हुआ होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था, लेकिन ब्रह्मांड में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जहां जीवन हो, वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है। कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल और ऐसे उपजाऊ महादेश चाहिए थे जहां लोग रह सके, विकास कर सके। हमारी नई दुनिया को कौन गढ़ेगा? उनमें से करोड़ों करोड़ हमारी त्वचा पर रेंग रहे हैं। 380 करोड़ साल पहले हमारे शुरुआती महासागरों की सतह के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था, और तारों में बने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी थे। इन सब ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, हमारी भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए। उसके छल्लों के नीचे छिपे थे जीवन के कोड। हमारी पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। हम किसी दानव के कंधों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों के कंधों पर सवार है, बैक्टीरिया पर। हम बड़े ही अहंकारी है। हमें लगता है कि ये दुनिया हम चलाते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में ही काफी देर से आए हैं। जानवरों से काफी पहले यहाँ बैक्टीरिया आ चुके थे। फिर जानवर आए और उन्हें लगा कि हमने उनकी सल्तनत मिटा दी। अगर हमने वो सल्तनत खत्म कर दी होती तो हम भी नहीं होते। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फौज है। असल में हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया है जितने की पूरी दुनिया में इंसान। कई करोड़ों साल तक इस दुनिया पर इस तरह के जीवाणुओं का राज था। नवजात ब्रह्मांड की तरह शुरुआती जीव भी छोटे और मामूली थे, लेकिन वो संभावनाओं से भरे थे। उसने कई तरह से नए नए रूप लिए। हम उसके बारे में ही देख रहे हैं।
उनमें हम भी एक है, और ये जानने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा। हमने ये तो देखा कि आज जो भी ऊर्जा है वो बिग बैंग से निकली थी। हर जीव को जीने के लिए अपने हिस्से की ऊर्जा चाहिए थी। हम उसे जितना साधते उतना ही उसका इस्तेमाल कर पाते और उतना ही जटिल बनते जाते। बिग बैंग से निकली करीब करीब सारी ऊर्जा हमें सूरज से मिली। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे कीमती कचरा भी पैदा किया, ऑक्सीजन। जल्द ही ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया को नए सिरे से गढ़ा, लेकिन उससे पहले उसे एक और अहम काम करना था। दुनिया के शुरुआती महासागरों में आयरन भरा था। यह तो सभी जानते हैं कि जब लोहे से ऑक्सीजन मिलती है तब क्या होता है। मैं छोटा सा बैक्टीरियम हूं, मैंने ऑक्सीजन के अणु बनाए और ये है लोहे का बड़ा सा गोला, ये लीजिए, लगा दी जंग। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। कई करोड़ों साल बाद ये विशाल ढेल बाहर आया तो दुनिया के लिए लोहे और स्टील का अहम स्रोत बन गया। लोहे के उसी ढेर की वजह से बाद में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज और इंडस्ट्रियल एज के दूसरे बड़े लैंडमार्क्स किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े हैं। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए आयरन नहीं बचा, तब ये बैक्टीरिया एक काम में जुट गए। उन्होंने इतना ऑक्सीजन बनाया कि महासागर भर गए और वो वायुमंडल में जाने लगी। उसके बाद ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बन गया। इसके बाद जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। यानी हम जो सांस ले पाते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल बाद भी जीव उनके साथ रहे जिनसे उन्हें फायदा हो रहा था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। उसकी शक्ति को साध कर जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया था, और वो स्रोत उसके पहले के किसी भी स्रोत से 20 गुना ज्यादा सक्षम था। इस नई ऊर्जा के सहारे जीवों ने जो किया वो कहानी हमारे आज तक आती है। करीब 200 करोड़ साल में जीवन और जटिल हो गया, आसमान नीला हो गया और उसकी वजह से महासागर भी नीले नजर आने लगे। अब ज्यादा बड़े और ठोस महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे। काफी हद तक वैसी लगने लगी थी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। 55 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर शून्य से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। आप एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब उथल पुथल होने वाली है। ये है केंद्रीय एक्सप्लोजन, एक बायोलॉजिकल बिग बैंग। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब आकार बदलता है और जटिलताएं भी। ऑक्सीजन हमें ऐसा करने देती है। करीब 3 करोड़ साल के इस काल में जानवरों के सबसे ज्यादा और सबसे अहम समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समंदर में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज है। हालांकि ये देखने में हमारी जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें ऐसे अंग थे जिनसे हमारे शरीर के अंग बने, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दांत और जबड़े वाला मुंह शामिल था। हमें अपनी पूर्वज मछलियों से बहुत कुछ मिला है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव उन मछलियों के बॉडी प्लान पर बने हैं। पृथ्वी के इतिहास के पहले 400 करोड़ साल में पौधे और जीव समंदर तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये सब बदलने लगा था। ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन लेयर बना, जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बनाता है। वे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले आए वो एम्फीबियंस, जिनके कई वंशजों में एक हम भी है। जानवरों के विकास के सिलसिले में
मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है एम्फीबियंस का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और जमीन पर आकर सांस लेना। ये तो वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा समंदर से बाहर आए हों और इस दुनिया का नजारा किया। उसे देखकर उन्होंने कहा होगा कि अरे, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। उन पेड़ों, कीड़ों मकोड़ों को देखो, यहाँ खाना भी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब इंसानों ने हर जगह पर कब्जा जमा लिया, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, हमारे पूर्वजों को पानी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ना था, सहवास का। आज के मेंढकों की तरह जो जली जैसे अंडे देते थे, वो जमीन पर सूख जाते थे, लेकिन कुछ एम्फीबियंस ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। वो ऐसे अंडे देने लगे जिसके ऊपर का खोल अंदर की नमी बचाए रखते था। इसके साथ ही हम महासागरों से जमीन पर आ गए और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। कोई जीव समंदर से करीब 50 या 100 किलोमीटर दूर हो सकता था, पर उसके बावजूद उसके अंडे में महासागर का अंश मौजूद रहता था। ये बड़ी अहम बात थी। इसके साथ ही महासागरों से उनका संपर्क टूट गया। अब वो धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन पृथ्वी वहां एक नया खेल रच रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वहीं पर दफन हो जाते थे। बिग बैंग से जो ऊर्जा पैदा हुई वो पौधों के जरिए जमीन के नीचे तक जाने लगी और कोयला बनने लगा। ये आने वाले करोड़ों साल बाद इंसानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा साबित होने वाला था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई और ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों के बाद किसी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा तांडव था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और उसके बाद केंद्रीय एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ वो थम गया। पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कहा गया पामियन एक्सटेंशन। पृथ्वी पर इस तरह के विनाश तो होते ही रहे हैं। पिछली 50 करोड़ साल में कम से कम 5 बार ऐसी तबाही आई जिससे पृथ्वी पर से सबसे अहम प्रजाति खत्म हो गई। ये भी ताश की गड्डी को फेंटने जैसा ही है, जिससे नई प्रजाति पैदा होती रहती है। उस वक्त भी एक नई प्रजाति पैदा हुई, डायनासोर की। अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। उसी दौर में पृथ्वी पर सख्त लकड़ी के पहले जंगल पैदा हुए और 400 करोड़ साल बाद चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होने लगा। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसे पेंजिया कहते थे, लेकिन अब वो अलग होने लगी थी। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका से अलग हो गया। अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे मजबूत सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। इस बात में शक नहीं कि डायनासोर काल के सबसे बड़े जानवर टिरेक्स और स्टेगोसोरस ही थे, लेकिन बेहद अहम जीव उनके पैरों के आसपास घूम रहे थे। अगर हम अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम रेंगने वाले विशाल भारी भरकम जीवों में रहने वाले श्रू जैसे छोटे स्तनधारी जीव थे। उस वक्त हमारे जैसे स्तनधारी जीव खास अहमियत नहीं रखते थे। हम अपनी जान बचाए रखने के लिए डायनासोर के अंडों की चोरी भी करते थे, तो डायनासोर के सामने हम कुछ भी नहीं थे। 16 करोड़ साल के डायनासोर काल के इतिहास की सबसे बड़ी बात यही थी कि हम उनसे जंग हार चुके थे, स्तनधारी हार चुके थे। हम छोटी बिल्ली जितने बड़े थे, 16 करोड़ साल तक मझोले, बड़े, थोड़े बड़े, विशाल और बहुत बड़े जीव के नाम पर सिर्फ डायनासोर ही मौजूद थे। उनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं था। लेकिन तभी बाजी फिर से बदलने लगी थी। 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर चौड़ी चीज, जो शायद एक एस्ट्रोड था, पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया।
डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर ने हमें सबसे कीमती तोहफा दिया था, अपनी मौत का तोहफा। जब वो खत्म हुए तो स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के कुछ ही साल बाद पहले बानर पैदा हुए। वो सही मायनों में बानर थे। उसके बाद के रूपों में एक हम भी है, और विकास के क्रम में उन स्तनधारियों को सामने देखने वाली आंखें मिले, जिससे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे, और लचीले हाथ मिले जिनमें 5 उंगलियां थी। उनकी 5 उंगलियां थी हमारी तरह, जिससे वो किसी चीज को पकड़ सकते थे। और अगर आप उन जीवों को देखें जिनकी उंगलियां हमारी तरह नहीं है, तो आप पाएंगे कि वो किसी चीज को एक सीमा तक ही पकड़ सकते हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज उस ग्रह पर विकसित हो रहे थे जो गर्म हो रहा था। वो इतना गर्म था कि ध्रुवों पर भी जंगल थे। उसके बाद महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और अफ्रीका और अमेरिका ने अपना रूप ले लिया था। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका यानी आज का इजिप्ट एक प्राचीन समंदर के नीचे था। उस समंदर के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे, नेमुलाइट्स। कैल्शियम और कार्बन से बने उनके खोल समंदर के तल पर कई करोड़ साल तक जमा होते रहे, और उनसे बना चूना पत्थर, वो चूना पत्थर जिनसे पिरामिड बनाए गए। अगर आप इन पिरामिडों को ध्यान से देखें तो साफ पता लगता है कि 4000 साल पहले बनी ये इमारतें असल में 5 करोड़ साल पुरानी सी सेल से बनी है। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैन्यन घाटी बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थी। वो इतनी ऊंची थी कि उनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। उससे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी। पैनामा का इस्थुमस अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगे था। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया आइस एज की ओर बढ़ने लगी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब हमारे बानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे। लेकिन एक ऐसा जीव उभरने लगा था जिनसे उनके वजूद को खतरा पैदा हो गया था। 70 लाख साल पहले हमारे बानर पूर्वज पेड़ों पर चैन से रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर हमले होने लगे थे। इस नए खिलाड़ी ने भी मानव इतिहास पर उतना ही असर डाला जितना कि पृथ्वी के किसी और जीव ने। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, पर हमारे वजूद के लिए एक चीज बेहद अहम थी। वो चीज थी घास। दुनिया के हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका के सवाना हो, यूरेशिया के स्टेपीज हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, या फिर अर्जेंटीना के पंपाज, घास दुनिया में हर जगह थी। ईस्ट अफ्रीका में घास के मैदानों ने हमारे बानर पूर्वजों के जंगल के घरों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई, तब हमारे पूर्वजों को उसके मुताबिक ढलना पड़ा। बानरों ने देखा कि एक ही पेड़ पर ज्यादा बानर रह रहे हैं, जबकि वहां खाने की कमी है। तब उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ा, और दो जगहों के बीच थे घास के मैदान। अब वहां तक पहुंचने का एक तरीका तो था बेतहाशा भागो, और दूसरा तरीका ये था कि घास के मैदानों में जो खाने की चीजें हैं उनका ही फायदा उठाओ, वही खाओ। इसके बाद कुछ बानर तो इस वीरान नए घर में आ गए। ये जगह उन बानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो दो पैरों पर चलते थे। वो लंबी घास के ऊपर से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते थे। दो पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने भी मानव इतिहास को गढ़ा है। 26 लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमंस या होमोनिड जिस दुनिया में घूमते थे, वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। वो करोड़ों साल पहले तारों के केंद्र में बना था, और सिलिकॉन पृथ्वी के केंद्र में दूसरा सबसे बड़ा तत्व था। उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये भी थी कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था,
जिससे ठोस पत्थर बनते थे और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता तब वो टूटता नहीं था। होमोनिड्स ने 26 लाख साल पहले ही क्रिप्टोक्रिस्टलिन सिलिकेट को तोड़ना सीख लिया था, जिससे धारदार किनारे बनते थे। जैसे ही मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया। पत्थर के एक मामूली से हथियार की मदद से इंसान अब हजार ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले नहीं कर पाता। उस छोटी सी टेक्नोलॉजी ने हमारे पूर्वजों को वो हुनर दे दिया था और उसका फायदा हमें भी मिला। सिलिकॉन से पहला टेक्निकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और हम स्टोन एज में पहुंच गए। लाखों साल बाद हम उसकी मदद से हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजारों का प्रयोग करने लगे और सिलिकॉन की एक और खूबी ने उसे फिर से टेक्नोलॉजी के चरम पर पहुंचा दिया था। इंसान बनने की दिशा में हमारा जो अगला कदम था वो हमारी पृथ्वी में छिपा एक गहरा राज था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के पास ही वो खास शक्ति थी। सौर मंडल के तमाम ग्रहों और चांदों में सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी खास खूबी है जिससे कि यहाँ पर आग जल सकती है। दूसरे ग्रहों और चांदों पर बिजली और लावा है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही दो ऐसी चीजें हैं जिनसे आग जल सकती है। एक तो यहाँ पेड़ों से मिलने वाला ढेर सारा ईंधन और दूसरी है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो लपटों को भड़काती है। अगर यहाँ आग नहीं जल पाती तो हम आज भी भटकते ही रहते। होमोसेपियंस ने आग के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाई। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। ये वो हुनर था जो हमें शुरुआत से जोड़ता है। आप ये तो नहीं भूले होंगे कि बिग बैंग से कितनी ऊर्जा निकली थी। उस ऊर्जा में से अपना हिस्सा पाने के लिए किस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था। आग पर खाना पकाने का मतलब हमें खाने को पचाने के लिए एक और पेट मिल गया था जो हमें ज्यादा कैलोरी देता था, ज्यादा ताकत देता था, इससे ज्यादा बड़े दिमाग को सहारा मिल रहा था। आग एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी थी। जल्द ही हमने मिट्टी से बर्तन, धातु से हथियार और पानी से भाप की शक्ति का इस्तेमाल सीख लिया। अगर हमारे पास आग नहीं होती तो इंटरनल कमर्शियल इंजन भी नहीं होते। आग नहीं होती तो धातु नहीं होते। आग के बिना रबर नहीं होता। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए जो उसका इस्तेमाल करना जानते थे। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी, ये नीचे आ गई थी। अब वो ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकता था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। इंसानों ने दुनिया के किसी दूसरे जीव के मुकाबले ज्यादा अहम फायदा पा लिया था। हम कह सकते थे कि दादी ने कहा है हाथी नजर ना आए तो हम जेबरा का शिकार कर सकते हैं। मेरी मौसी कह रही थी कि उनके मौसेरे भाई को नदी के दूसरे किनारे पर पानी का एक स्रोत दिखाए। इससे सबको फायदा होता था क्योंकि तब कोई भी बता सकता था कि उसे उस खास जगह पर कौन सी नई चीज मिली है। भाषा की वजह से हम एक अकेले कंप्यूटर्स की बजाय नेटवर्क कंप्यूटर्स बन गए। हम जानकारियां बांट सकते थे। अब किसी को किसी के अनुभव के सहारे नहीं रहना था। अब इंसान किसी और से जानकारी पा सकता था जो उसके पास थी। ये बड़ा फायदा था और कोई और जीव ऐसा नहीं कर सकता था। एक प्रजाति के तौर पर इंसान ज्यादा समझदार हो गया था। अब पूरी दुनिया खेल का मैदान बन गई थी और हम खेलने को तैयार थे। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। उस रास्ते पर चल सकते थे जो लाखों सालों में बना था। महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। वो करीब 8.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी, चांद की सतह से 2 गुनी जगह में। शुरुआती इंसानों के लिए इसका मतलब था कि वो आधी से ज्यादा दुनिया पैदल ही पार कर सकते थे। इंसानों में दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया।
हम उन वानरों में से एक हैं जो एक ही वक्त पर एक से ज्यादा महादेशों में रहते थे। उसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिनकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये हमें खत्म होने से बचाता था। दूर दूर बसना एक्सटेंशन इंश्योरेंस था। लेकिन जब दुनिया हमारे लिए रास्ते खोल रही थी तभी ग्रह हमारे लिए एक मुसीबत बन गया। आइस एज शुरू हो गया। ग्रह अब हमारी पहले से ज्यादा कड़ी परीक्षा लेने लगा था। करीब 50,000 साल पहले ग्लेशियर नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे थे। उसी वक्त दुनिया की खोज पर निकला इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले होमोसेपियंस पहली बार यूरोप पहुंच गए। 20,000 साल पहले जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टुंड्रा तक पहुंच गया। हालांकि आइस एज कड़ी परीक्षा ले रहा था, फिर भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। इसके सुराग छिपे हैं इन सिंबल्स में। हमने बौद्धिक रूप से एक बड़ी छलांग लगाई थी। अब हम इस बात से परे सोचने लगे थे कि हमें जीना है। जब हम इन सिंबल्स वाले विचारों को देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि एक जीव इंसान था जो हमारे जैसा ही था। जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं किसी गाय की, तब हम यही कहते हैं कि वो गाय की तस्वीर है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी यह कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान है। उस पल के बाद मानव इतिहास दुनिया के किसी और जीव के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज गति से बदला था। जब पृथ्वी का ज्यादातर पानी बर्फ में कैद हो गया तब महासागरों का स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। इंसानों के फैलने की आखिरी बाधा भी मिट चुकी थी। अब बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके साइबेरिया के नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए। इसके बाद मानव का वो इतिहास शुरू हुआ जिसे हम जानते हैं।